आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है असाइलम के हवाले से कि जो लोग बाहर जाकर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। और इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या उन लोगों के साथ मतलब होगा, इसका क्या नतीजा होगा जिसका यहाँ पर पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और वो वहाँ पर असाइलम में है। डिटेल ज़रा बताइए क्या। देखें, बहुत एक अहम क्वेश्चन आपने किया है। रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये किया गया कि जो भी बाहर असाइलम अप्लाई करेंगे उनका हम यहाँ से पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। देखें, एक जो पहले ही असाइलम अप्लाई कर रहा है और आप इधर उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं, इन केस कि अगर उसका वहाँ पे असाइलम वो भी कैंसिल कर दिया जाता है तो वो क्या है, वो तो स्टेटलेस हो गया। बिल्कुल, आप उसे एक स्टेटलेस कर रहे हैं, फिर आप ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट जस्ट लाइक अ पर्सन। जब आप एक पर्सन के राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं वो स्टेटलेस हो चुका है, उसके पास इसमें ये चीज़ है ना कि देखें, अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है उसके असाइलम के ग्राउंड्स भी मजबूत हो जाते हैं वहाँ पर कि वो ये कह सकता है कि जी मुझे तो अब पीछे से मैं जा ही नहीं सकता। देखें, वो एक अलग चीज़ है कि उसके वो ग्राउंड्स हैं मजबूत हो रहे हैं। इन केस अगर वो खारिज कर दिया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता, वो तो स्टेटलेस हो गया। एक इसमें जो तो मेरे ख्याल से वही पे रहेगा ना जहाँ पर वो है, वो असाइलम ही अहम चीज़ कि अगर ऐसा करते हैं तो वो एंटी स्टेट होगा, वो किसी टेररिज्म एक्टिविटीज की तरफ जाएगा। जब आप असाइलम बिलाल अप्लाई करते हैं कहीं पे भी तो आप यही कहते हैं ना कि जी मेरी ये वजूहत हैं, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो या किसी भी बात पे कि जी मैं वापस नहीं जा सकता, मेरे साथ ये मसला है। तो जब आपकी ग्राउंड ही क्लियर होगी कि आपका पाकिस्तान वालों ने आपका पासपोर्ट लगा दी कि हमने तो इसको स्टेटलेस कर दिया, तो सामने वाला तो वेलकम करेगा। रिसेंटली यूएसए ने इसमें बड़ी स्टेटमेंट्स की है कि जो भी असाइलम अप्लाई कर रहे हैं वो उन्हें पहले इजीली दे दिया जाता था, अब जो है कि वो मेक्सिको में उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल केस अगर वो रिजेक्ट करते हैं, एक हमारे पास है तो सही ना कि अगर वो केस होता है वो तो स्टेटलेस हो गया, उसके लिए हमारी स्टेट ने क्या सोचा कि उसके साथ है तो वो पाकिस्तानी हमारा, उसने यहाँ से बाय बर्थ वो पाकिस्तानी है। तो ये जो आइडिया है, जो नया कानून आ रहा है, बिल्कुल हम सब जिसके बारे में फैसला किया गया, आई थिंक ये फिर मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। आप जी, मेरी नजर इससे मेरा ख्याल है जो वहाँ पर असाइलम अपना अप्लाई कर रहा है उसके लिए मसला नहीं है, मसला तो नेगेटिविटी तो पाकिस्तान की स्ट्रांग हो जाएगा। जी जी, बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर एक पर्सन का यहाँ से पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, उसका असाइलम वहाँ पे भी नहीं मिलता, तो जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशंस हैं जिसके हम सिग्नेटरी भी हैं, जिसका यूके भी सिग्नेटरी है, पाकिस्तान भी है, यूएस भी है, तो उसकी वायलेशन होगी। बिल्कुल, लेकिन हमने ये देखना है कि असाइलम किन ग्राउंड्स पे लिया जाता है। असाइलम लिया जाता है, असाइलम का जो बेसिक ग्राउंड है वो है परसिक्यूशन, कि मेरी परसिक्यूशन की जा रही है स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन बेसिस ऑफ कलर और ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इससे नेगेटिव इंप्रेशन किसका जा रहा है? स्टेट का जा रहा है। जब स्टेट का नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, स्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगी, स्टेट में जो दूसरे पर्सन ऑलरेडी रह रहे हैं उनका जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो कम होगी, और स्टेट के लिए वो पर्सनस इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिक्योरिटी। देखिए ना, स्टेट तो यही कह रही है ना कि अब तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो जितनी देर तक उसका असाइलम अप्रूव नहीं होता वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, कैंसलेशन है पासपोर्ट की, जो कैंसलेशन है, देखिए वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, जो असाइलम सीकर्स होते हैं, उनकी ड्यूरेशन इतनी गुजर गई होती है कि उनकी पासपोर्ट की बेसिकली जो वैलिडिटी होती है वो भी खत्म हो गई होती है। जी। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना ठीक हूँ इस बात के ऊपर, बाकी ऑब्वियसली इसके ऊपर अपना व्यू दे सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि जिनके पासपोर्ट्स वगैरह कैंसिल होते हैं, बेसिकली स्टेट ने उनको पासपोर्ट वाली साइड से जो है वो फ्री कर दिया, ठीक है। लेकिन जब भी असाइलम का केस चलता है, सबसे पहला जो एक वकील या कोई लॉयर जो इमिग्रेशन को समझता है, वो सबसे पहले ये उस असाइलम सीकर को सजेस्ट करता है कि तुम अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो। सही, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको विद इन सेकेंड्स डेपोटेशन की तरफ लेके जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो उसमें फिर टाइम लगता है। बिल्कुल, आपको ग्राउंड हो जाती है। यहाँ की स्टेट के साथ कांटेक्ट करती है, जिसकी बेस के ऊपर उसके डेपोटेशन लेटर्स जब तैयार होते हैं, उसको तैयार होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। दो तरह की चीज़ें, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है और एक पासपोर्ट होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप किसी को डिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के बिहाफ पे एक्ट काम करता है। ठीक है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि अगर उन्होंने एक तो पासपोर्ट कैंसलेशन की तरफ ही अपना लॉ
पास किया है तो नंबर 1 उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए किया है, नंबर 2 मेरा ख्याल है कि एज सच उनकी ट्रैवलिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रेड पाकिस्तानी अगर हैं या किसी भी और कंट्री के हैं, एग्जैक्टली दे कैन कम बैक क्योंकि उनका पास CNIC है। इन्होंने सही कहा है, लेकिन पासपोर्ट वो फाड़ते हैं, वो फेंकते हैं जो इलीगली एंटर होते हैं। सही, जो लीगली एंटर होके असाइलम सीख कर रहे हैं वो कभी भी अपना पासपोर्ट फॉर द बैकअप प्लान, राइट? हाँ, ग्राउंड्स लेने के लिए। ऑब्वियसली देखें इज्जत और देखें बासित, आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक और वैल्यूएबल है, बिकॉज इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। लेकिन हम इसी के साथ साथ एक कॉल भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, सोहेल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मैं टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता हूँ। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपना USA में। तो उस लिहाज से मैंने आपसे ये पूछना था कि बिजनेस वीज़ा के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उधर जाने के लिए, और क्या प्रोसीजर है सारा? मेरा ख्याल है ये SSR के उस पे एजेंडे में तो 0.8 मिलियन से स्टार्ट हो जाता है डॉलर से। बिजनेस वीजा की तरफ जाती है कैटेगरी या नहीं? ये देखिए, ये एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो इनको अपना एक कंपनी प्लान देना है, प्रपोजल देना है USA को कि ये किस टाइप का बिजनेस वहाँ ओपन करें। लाइक आई मेंशन, हम एंटायर प्रोसेस तो नहीं बता सकते, मैं मोटी मोटी बात बता देती हूँ कि उससे आपकी 10 जॉब मार्केट में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। कि आपने उनको प्रॉमिस करना है कि ठीक है मेरे इस बिज़नेस से 10 लोगों को मैं जॉब्स प्रोवाइड करूँगा। फिर आपका कैपिटल कितना है, जितना ज़्यादा आपका कैपिटल ऊपर डॉलर्स में जाएगा, $1000 में आपका बढ़ता जाएगा। एक लिमिट है, वहाँ से स्टार्ट होता है कि कम से कम आपका $500,000 होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अगर हम कन्वर्ट करें तो 10-15 लाख बनता है। जी 15-20 करोड़, सॉरी करोड़ों में स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस काबिल हैं, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए आपके बिजनेस को, अगर आप वाकई अपना इफ यू हैव सच मनी। अच्छा, ये इज़्ज़त बताइएगा कि क्या ये तरीका कार दोस्त है, अगर आपके पास वसाइल हैं तो पहले आप विजिट वीज़ा लें, वहाँ जाएं, वहाँ पे देखें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं, फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करें। तो क्या ये ज़्यादा बेटर है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तभी B1 B2 जो है उसमें बिजनेस भी आता है। आप वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं। ऑल्दो यू कैन नॉट अगेन वर्क और डू एनीथिंग, आप मीटिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर एक और अमेरिका में है ट्रीटी ट्रेडर, हम उसमें फॉल करते हैं, पाकिस्तान भी उसकी कैटेगरी में है कि ऑलरेडी अगर आपका इस तरह का बिजनेस है जो यहाँ से फॉर एग्जांपल अमेरिका में इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, यहाँ बैठे हुए, तो आप उसके तहत भी अपनी वहाँ पे भी LLC ले सकते हैं, क्योंकि हम ट्रीटी ट्रेडर के मेंबर्स हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, थोड़ी सी वास्ट है, इनमें खाली लॉयर का काम नहीं है, इमिग्रेशन लॉयर का। इज़्ज़त ये बताइएगा कि क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए टू अदर कंट्रीज़ तो अमेरिकन एम्बेसी को कंसीडर किया जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इंटरव्यू के लिहाज से। मतलब दूसरी UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वो इंटरव्यू नहीं करते वीज़ा देने से पहले। लेकिन अमेरिका हर कैटेगरी में पहले इंटरव्यू ज़रूर करता है, चाहे वो विजिट वीज़ा ही क्यों ना हो। तो इंटरव्यू कितना स्ट्रिक्ट होता है और ये कितना वैल्यू करता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन? बहुत आपने अच्छी बात किया होगा। बिल्कुल चाहूँगी कि आप प्लीज़ नाज़रीन को रिलेट करते हुए बताएं कि इंटरव्यू वीज़ा कैटेगरीज के हिसाब से आपको कितना जेन्युइन और कितना सिंपल रखना चाहिए। बिल्कुल, वाकई आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपने कहा कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर है दे आर लाइक ट्रेंड, आप कह लें कि बॉडी लैंग्वेज को लर्न करने वाले। सबसे पहले तो बात यही है कि एक सारे आपको बात समझाते हैं कि आप सच बोलें। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट थोड़ा बहुत आपने कुछ गलत बोल दिया, इट्स फाइन, वो सबसे पहले आपको जज करते हैं। अब विजिट वीज़ा है, उसमें वो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, ना आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं लास्ट टाइम गई, मैं खाली सिर्फ वही DS 160 लेके गई हूँ, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो दे जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस, वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते। फिर अगर आगे आपका जिस तरह इन्वेस्टर वीज़ा आ गया, उसमें फिर आपने बैंक स्टेटमेंट्स लेके जानी, अपने टैक्स, अपने प्रॉपर्टीज, अपना प्रपोजल प्लान, वो एक एक निट्टी गिट्टी डिटेल्स देखेंगे और पूछेंगे। इवन दो कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी दिखाते हैं कि ऐसा भी होता है कि अक्सर अगर आप वर्क वीज़ा पर वहाँ पे जा रहे हैं और आप कुछ स्किल्ड हैं और आपको वहाँ से ऑप्शन, मतलब कोई स्पॉन्सर भी है किसी कंपनी की तरफ से
फिर भी वो आपसे इंटरव्यूअर जो है वो ये ज़रूर पूछता है और सेटिस्फाई आपने उसको करना होता है कि भाई मैं वहाँ जाकर परमानेंटली नहीं रहने वाला और मैं यहाँ पर इसलिए था और मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं बेटर अपने मतलब। देखिए ये जो आप बात करें कैटेगरीज की, अगेन नॉन इमिग्रेंट पे हमने उनको ये कन्विंस करना है कि देखें जो इस काम के लिए हम जा रहे हैं वही काम करना है और हमने वापस आ जाना है। बिल्कुल। फिर अगेन इमिग्रेंट वीज़ा है, उसमें अगर फैमिली है तो वो आपकी फैमिली टाइज पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स भी करें तो पेरेंट्स के भी पर्सनल क्वेश्चन, स्पेशली जहाँ पे स्पाउस आ जाता है वो फेक मैरिजेस बहुत होती हैं, तब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपका क्या कैटेगरी है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा लेंथी होता है या वो इन्वेस्टर वीज़ा का होता है या फिर वो इमिग्रेंट जो आप फैमिली बेस से इमिग्रेशन करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जब आप वहाँ से केस फाइल करते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट केस अपना फाइल कर देते हैं और कुछ होते हैं जो कि मतलब विद लॉयर मतलब जो है ना अपना केस थ्रू लॉयर फाइल करते हैं। और ये भी ज़्यादा तादाद उन लोगों के केस ज़्यादा जल्दी अप्रूवल होते हैं, स्पेशली कोविड के बाद जब डिले आ गया वीज़ाज़ प्रोसेस में, तो उन लोगों के वीज़ाज़ जल्दी अप्रूव हो गए स्पाउस वीज़ाज़ जिन्होंने लॉयर के थ्रू अपना केस फाइल किया। इसकी क्या वजूहत है? देखिए इसकी वजूहत सबसे पहले ये लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेप हैं। आपका I-130 की पिटिशन होती है, फिर आपका नेशनल वीज़ा सेंटर में जाता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन गैदर करनी है। जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स I-864 एक आपका फॉर्म होता है, बहुत लेंथी होता है, जिसमें आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट शो करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक आपको समझ नहीं आएंगी, आप इधर उधर से नेट से पिक तो कर लेंगे। तो लॉयर का ये नहीं है कि प्रोसेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है या USCIS लॉयर को देके ज़्यादा, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपका लॉयर आपका प्रोसेस जल्दी करवा। ये भी तो होता है ना कि वहाँ पर, क्योंकि आप सब भी इस बात शायद एग्री करेंगे कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो एम्बेसीज होती हैं वो इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ बाकायदा मंथली मीटिंग्स करती हैं और अपने अपने कंसर्न्स वो सामने रखते हैं और पॉलिसीज इस लिहाज से बनाई जाती हैं। आप इस बात बेसिकली ना डिसीजन के ऊपर एज सच इम्पैक्ट नहीं होता, बट पॉलिसीज के ऊपर होता है। अब जिस तरह इन्होंने मिस ने बात की कि अब देखें एक ले मैन है, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसको नहीं पता फॉर इंस्टेंस के क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसने पढ़ा देखा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह की रिक्वायर्ड होती है ऑब्वियसली इमिग्रेशन लॉयर्स दे हैव स्पेंड इयर्स और वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जो मींस कि एक ले मैन है वो जब अप्लाई करता है और उसको मींस के महीने के बाद रिप्लाई आता है, अच्छा जी अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, फिर महीना गुजर जाता है, फिर 2 महीने गुजर जाते हैं, तो लॉयर्स आर प्रीटी ऑब्वियसली दे आर वेल ट्रेन्ड अबाउट इट, ठीक है। तो वो बेसिकली जो 6 महीने वाला काम है उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अगर ये वाला एप्लीकेशन ऐसे डालेंगे तो उसका ये आउटकम आएगा, वो ये पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। मुझे देखें एक ड्यूअल नेशनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपके पास US का पासपोर्ट है या UK का पासपोर्ट है या यू हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट, लेकिन उसके साथ साथ यू वांट टू कीप अ पाकिस्तानी पासपोर्ट एज वेल। वी टॉक अबाउट पाकिस्तानीज। उमर आप मुझे बताइएगा, एंड बिलाल आप भी बताइएगा कि ड्यूअल नेशनैलिटी रखने से कोई फ़ायदा है या क्या फ़ायदे होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि आपके खुदा न खास्ता आपके पास अगर पासपोर्ट है तो जो बाहर का कंट्री है वो कोई कैंसिलेशन हो सके, कोई ऐसा फिर रह जाता है पासपोर्ट के बाद भी, कोई ऐसे मसले हो सकते हैं? देखें ये पाकिस्तान में जैसे कि ड्यूल नेशनैलिटी पे आप देखते हैं पार्लियामेंट में हमारे काफ़ी ये केसेस सामने आते हैं कि इसके पास ये ड्यूल नेशनैलिटी होने की वजह से ये पार्लियामेंट का मेंबर या ये कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता। तो उसके लिए ये एक अहम इशू आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग में बैठता है तो वो सिक्योरिटी इश्यूज़ या जो मुल्की मामलात हैं वो देख रहा होता है, तो वो वहाँ का भी नेशनल है, पाकिस्तान का भी नेशनल है, तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। जी। अगर तो आप सिंपल रहना चाहें फिर तो नो इशू, लेकिन अगर आपने कुछ अथॉरिटी रहनी है, कुछ ओहदों पे आना है, तो फिर इस केस में ये चीज़ जो यानी कि आपको सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट की हैसियत से ही इफ़ यू वांट टू टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन और ऐसे कुछ सर्टेन गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर आपने बनना है तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट नहीं रख सकते। एक और सजेशन है, सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा लास्ट जी पूछा कि जो एम्बेसीज हैं बाहर वो इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ मंथली बेस पे या वीकली बेस पे गुफ्तगू करती हैं।
हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो यूरोप में, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूके, अरब अमारात में जो लेबर बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर रह रहे हैं, तो इनके लिए वहाँ पे इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा इशू हैं। और हमारी अगर आप इकानमी देखें तो वो उन्हीं के थ्रू चल रही है, बाहर से रेमिटेंस आती है और हमारी पाकिस्तान की सारी इकानमी चल रही है। हमने देखना है कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। उनके वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मेरी जो इसमें हुकूमत से भी एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है, वो ये है कि हमारे पास लायर बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बहुत अहम प्रोफेशन है, ये कायद का प्रोफेशन, अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन, इन्होंने कौमों को आज़ादी दिलवाई है। इससे हम इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें हम बहुत से काम ले सकते हैं। ये है हुकूमत वक्त लायर्स को ट्रेन करे और पाकिस्तानी सफारत खाने हर मुल्क में जो वहाँ पे उनको अपॉइंट करे। आपने रेमिटेंस की बात की, मैं चाहूँगा अपॉइंट करे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो पाकिस्तानी वहाँ पे उनके मसाइल सुने और फिर हल किए जाएं।